वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। 17th सेंचुरी इज द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इसको बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन क्यों बोलते हैं? देखते हैं बाकी वर्ल्ड कंट्रीज में क्या चल रहा था। व्हाट वाज चाइना डूइंग बैक देन? इंडिया रिफ्यूज्ड वंस अगेन। दिस इज वेयर द ईगो ऑफ द यूएसए इज देयर। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स है ना। सो टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। पहले आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आई विल टेक। सबसे पहले आराम से बैठो, पूरी कहानी सुनो, है ना, 45-50 मिनट की, ठीक है। सबसे पहले 17th सेंचुरी टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं मेजर इवेंट्स की। 17th सेंचुरी इज द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इन दी 17th सेंचुरी वन ट्रीटी वाज साइंड अमंग दी यूरोपियन कंट्रीज, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाज साइंड इन 17th सेंचुरी। क्या था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया? इन द मिडिवल टाइम इन यूरोप there was no concept of nation state, and there were religious wars which were going on in the Europe among the different sects and the religion. There was no sovereignty. It was realized कि जो religious war हैं ये end नहीं होंगी ऐसे, है ना। It can be ended with one concept, that is sovereignty, because there was no law and order in the society. There was no designated authority, है ना। Before this concept of sovereignty and nation state, there was no designated authority which can make law, which can enforce law, which can adjudicate law. So because of this, law and order was not there. So when it was realized, तो concept of sovereignty आया and Treaty of Westphalia में sovereignty को recognize किया गया, and then came nation state, right? अब इसको beginning of international relation क्यों बोलते हैं? What is international relations? How the nation states are conducting their individual relations, how they are collaborating with each other, how they are in conflict with each other. This is what you study in IR, right? तो जब sovereignty का concept आएगा, जब nation state का concept आएगा, वहीं से international relation start होगा. Make sense to you, right? So this started with the 1648 exact timeline in the 17th century, and अगली टाइमलाइन आती है 1945 तक की, है ना। अगला इवेंट आता है हमारा 1945। इवेंट बाय इवेंट देखते हैं और देखते हैं ड्यूरिंग दिस फेज व्हाट वाज हैपनिंग, है ना। तो 1945 में मेजर इवेंट क्या है? वर्ल्ड वॉर 2, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ। तो ड्यूरिंग दिस फेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आईआर टिल 1945 व्हाट वाज गोइंग ऑन? व्हाट वाज गोइंग ऑन? ये जो न्यू नेशन स्टेट आ रहे थे, है ना, यूरोपियन कंट्रीज, नए नए नेशन स्टेट बनने शुरू हुए। दे वर गाइडेड बाय देयर अग्रेसिव नेचर, है ना। They were seeking new colonies to further their economic interest. There was a arms race which was going on, right? Conventional arms थे, न्यूक्लियर वेपन नहीं था उस टाइम पे, कन्वेंशनल आर्म्स थे, है ना। तो all these countries were following the realist philosophy. इसको बोलते हैं रियलिज्म। रियलिज्म किस चीज पे सेंटर करता है? रियलिज्म says that there is only conflict between nation state and you should focus on hard power. ठीक है ना, डन। तो द रियलिज्म, द कॉन्फ्लिक्ट वाज डोमिनेटिंग टिल 1945, ठीक है, समझ में आता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिकॉज ऑफ दिस फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट ओनली, कॉपरेशन नहीं था इस टाइम पे, कोई नेशन स्टेट वर फाइटिंग विद ईच अदर, लॉट ऑफ वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, छोटे छोटे बहुत सारे वॉर है ना। मोर एंड मोर नेशन स्टेट्स वर कमिंग, लाइक इन 1870 व्हेन जर्मनी एंड इटली आए तो और ये वॉर इंटेंसिफाइड आ गई, प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है, अंडरस्टूड। तो दैट वाज द बैकग्राउंड टिल 1945, है ना। अब अंटिल 1945 द वर्ल्ड कंट्री हैज रियलाइज्ड, कि यार खाली कॉन्फ्लिक्ट से काम नहीं बनेगा। कॉन्फ्लिक्ट तो है, दैट इज व्हाई वॉर आर इनएविटेबल, वॉर है ही, इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ वी विल हैव टू कोऑपरेट, ठीक है। सो फ्रॉम 1945 टिल 1990, which is the next important event for us in the world geopolitics, you will see the science of cooperation. इसको एक बार क्लीन कर रहा हूं मैं, इसे आगे चलाते जाएंगे फिर, ठीक है। 1945 till 1990, ठीक है। What was going on during this period?
कॉन्फ्लिक्ट तो था ही, कॉन्फ्लिक्ट वॉज देयर, बट साइंस ऑफ कोऑपरेशन वर ऑल्सो देयर. कोऑपरेशन का क्या मीनिंग है? दैट नेशन स्टेट स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, है ना. कोऑपरेशन से तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन निकल के आए हैं, यूनाइटेड नेशन आया और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन. ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज यू विल सी एशियान आया, ठीक है, अंडरस्टूड. नॉन अलाइन मूवमेंट आया, राइट. तो साइंस ऑफ कोऑपरेशन वर ऑल्सो देयर, ठीक है, अंडरस्टूड. बट क्या कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया था? कॉन्फ्लिक्ट तो खत्म नहीं हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा था. हाउ द कॉन्फ्लिक्ट वाज गोइंग ऑन? कोल्ड वॉर, राइट. व्हाट वाज हैपनिंग इन द कोल्ड वॉर? अब यहां से फोकस बढ़ाना अपना. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्लॉक्स. वन वाज लेड बाय यूएसए, है ना, एंड अदर वाज लेड बाय रशिया, यूएसएसआर, ठीक है. तो कोल्ड वॉर में यूएस एंड यूएसएसआर वाज फाइटिंग विद ईच अदर, right. And when US and USSR was fighting with each other, on the one hand cold war was definitely about hard interest. Hard interest matlab economic interest, power interest. But on the other hand the fundamental conflict between US and USSR during the Cold War was soft in nature, ideological in nature, isn't it? Cold War is termed as ideological war. On the one hand यूएस वाज सपोर्टिंग फ्री मार्केट कैपिटलिज्म. याद रखना ये भाई. आप सोचो ना, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर्ग्यू विद समबडी, यू एज एन इंडिविजुअल, है ना, एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, कॉमन डे में भी आप देखोगे दैट व्हेनेवर यू आर्ग्यू विद समबडी, मोस्टली आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू लिव, इजंट इट? आपने देखा, आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो यू डिस्कस हाउ यू स्पेंड योर लाइफ, दिस इज हाउ शुड थिंग्स शुड बी हैपनिंग. कई बार आपकी आइडियोलॉजीज मैच नहीं करती, है ना, कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू लिव. अब अगर आपको वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में डोमिनेट करना है तो यू वांट अदर कंट्रीज टू फॉलो यू, ठीक है ना. तो यू एस्टैब्लिश द ग्राउंड रूल्स कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज एनी पर्टिकुलर सोसाइटी. And US was saying the best way is free market capitalism. ठीक है. And the USSR was saying the best way is communism. Karl Marx, right? So this was the ideological conflict between USSR and USA. Along with the ideological conflict, the hard interest conflict was also going on. It is about economic control, geopolitics, world power, etc. ठीक है. So that was the conflict during the Cold War. ये समझ में आया. अब इसी फेज को और थोड़ा ओपन करते हैं. ड्यूरिंग दिस फेज 2 or 3 अदर डेवलपमेंट, है ना. फर्स्ट इज इन द इनिशियल फेज देयर वाज डीकोलोनाइजेशन, राइट. ये सारे जो इस फेज में एक्टिविटी होंगी वो अगले फेज को इंपैक्ट करेंगी, ठीक है ना. इट लाइक डीकोलोनाइजेशन जो 1960s में हुआ, 1950s में हुआ, it will further impact the geopolitics in the 21st century, right? Emerging countries आ जाएंगी. अगर इंडिया और चाइना डीकोलोनाइज ही नहीं हुए होते तो इतना मेजर रोल जो आज इंडिया चाइना प्ले कर रहा है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, तो वो कहां से आता, ठीक है. तो अनदर मेजर इवेंट वाज डीकोलोनाइजेशन. सेकंड इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज वाज न्यूक्लियर वेपन, राइट. देखो भाई, हाउ द न्यूक्लियर वेपन विल गाइड वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, इसको थोड़ा समझते हैं. बिफोर 1945 देयर वर ओनली कन्वेंशनल आर्म्स. और कन्वेंशनल आर्म्स में क्या होता है? whomsoever has more number of arms, theoretically अगर हम ह्यूमन एलिमेंट को हटा दें, whomsoever will be having more number of ammunition, है ना, they have higher chances of winning the war, right. But when nuclear weapon was invented, तो ये जो प्रिंसिपल था ये abolish हो गया. Why? Because nuclear weapon is based on the doctrine of mutually assured destruction, है ना. अगर किसी भी कंट्री के पास कितने ही कन्वेंशनल आर्म हो, बट अगर दूसरी कंट्री के पास एक न्यूक्लियर वेपन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है,
Still, this country which has only nuclear weapon, no conventional arm, they can win the war, isn't it? So it's a technological biggest technology change in the war politics. Understood? So whomsoever will be having the nuclear weapon, एक तरफ जो पुरानी countries थी, the older countries, है ना, they like older countries like जो 1945 में dominate कर रही थी, like USA, they thought कि they had done lot of effort 150 years 200 years where they have progressed themselves as economically and they have utilized this economic capital to build up their conventional arms. But वहीं पे there might be some small country जैसे ईरान हो गया, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, they will come and they will just develop the nuclear weapon and challenge the USA, right? So this is how nuclear weapon has influenced the world geopolitics. समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझो अभी आप, इंडिविजुअल इवेंट में आपको बताता जाऊंगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप इसी टाइम पे देखेंगे टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, ये डिफिकल्टी है ना P5 के लिए, परमानेंट 5 जो यूएनएससी वाले हैं उनके लिए डिफिकल्टी है क्या, कोई स्मॉल कंट्री आएगी और न्यूक्लियर वेपन बना लेगी और हमारी अथॉरिटी चैलेंज हो जाएगी. दैट इज व्हाई दे हैड क्रिएटेड अ रिजीम, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन to actually curtail the nuclear proliferation, right? किस नाम से जानते हैं आप उसको? 1967 NPT, right? Nuclear Non-Proliferation Treaty, ठीक है? समझ में आया NPT का ओरिजिन? ठीक है, आगे बात करेंगे धीरे धीरे धीरे. सो NPT को अभी डिटेल में नहीं कर रहे, जस्ट ट्राई टू फॉलो द जियोपॉलिटिक्स अराउंड इट, है ना? तो एक जियोपॉलिटिक्स का एलिमेंट न्यूक्लियर वेपन भी आ गया, राइट? अब जो भी कंट्री whomsoever country will not sign the NPT, वो यूएस की एनिमी, isn't it? वो यूएस की अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है, चाहे वो अपनी खुद की नेशनल सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, फॉर एग्जांपल ईरान, है ना? फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना, these countries who have tried to acquire the nuclear weapon, they have been locking horns with the USA. समझ में आया? तो ये था एक मेजर हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज, ठीक है? डीकोलोनाइजेशन, न्यूक्लियर वेपन. बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज वाज नॉन अलाइंड मूवमेंट, है ना? ये तीनों चीजें लिंक्ड हैं, ठीक है? अब देखो आप जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री हैं अफ्रीका की, एशिया की, ठीक है, they had faced the hegemony, they had faced the brunt of the hegemony of these western country, है ना, for very long. like जैसे इंडिया है, they knew कि how it is about that some western power is ruling us, so they were very secure, possessive about their own sovereignty and autonomy. इतनी मुश्किल से तो मिली है, ठीक है? तो when they observed this geopolitics which was going on in 1950s 1960s, है ना, when USA was putting up strong pressure over every new decolonized country that yes, join NATO, है ना, join the US led world order. On the other hand, USSR was also putting up pressure over the world countries, especially जो newly decolonized country है ना, because they needed some support by new country है, they had poverty, lot of issues were there, food security के issues हैं, तो they needed support of these world countries जो major powers हैं, super powers हैं. in return of all these goodies, I would say, है ना, they demand from these countries that you should join our bloc, right? तो वहां से ये समझ में आया इंडिया जैसी कुछ कंट्रीज को who were sensitive, possessive about their autonomy and the sovereignty, that here we cannot aligned with any particular power, we can't be a junior partner to any particular superpower. ठीक है, अभी हम जूनियर हैं, अभी हम छोटे हैं, but we can grow, it's a beginning for us, ठीक है? So they founded the concept of non-alignment. तो originally non-alignment was founded in context of the Cold War 1, है ना, जहां पे we decided that we will not aligned, please listen to this thing carefully, we will not aligned with either USA or USSR, है ना, we will decide our stand on international politics
on the basis of our own national interest. We will not take stand according to your national interest. कि इंडिया ने बोल दिया कि वी विल क्रिटिसाइज योर इंटरवेंशन इन द वियतनाम, क्योंकि हमें वो गलत लगता है, यू आर इंटरवीनिंग इन द एशियन पार्ट, वी आर, दिस मेक्स अस इनसिक्योर. But we will not criticize Russia for intervening in Afghanistan because Russia is our good friend. He is protecting us in case US attack on India when India is trying to liberate Bangladesh. Understood this context? ठीक है, तो इंडिया ने बोला हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे वी विल बी टेकिंग स्टैंड ऑन दी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज. ठीक है, दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड. सो 1945 to 1990, just keywords. Conflict continued from the earlier phase. Conflict, biggest representation of conflict was Cold War, US and USSR. The conflict was primarily hard interest war along with the soft interest war. There was a conflict. US was saying that free market capitalism is the best way to organize any society, and USSR was saying that no, communism is the best way to organize the society, है ना. Along with that, cooperation continued because the world country has faced World War I, World War II, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आनी स्टार्ट हुई. ठीक है, इसके साथ कुछ और इवेंट यहां पे चल रहे थे. डीकॉलोनाइजेशन, राइट, देन न्यूक्लियर वेपन विच चेंज द वॉर डिप्लोमेसी, कन्वेंशनल वॉर्म से न्यूक्लियर वेपन, है ना. बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर वेपन देयर वर अटेम्प्ट ऑफ न्यूक्लियर एम्बार्गो बाय द कंट्रीज हु ऑलरेडी हैड द न्यूक्लियर वेपन in the name of NPT, non-proliferation treaty. Because of all this scenario, the newly decolonized country adopted non-alignment movement. Non-aligned, we will take a stand as per our own national interest. We have our autonomy, that is it. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब इस कॉन्फ्लिक्ट का एंड क्या आया, आउटकम क्या निकल के आया, आउटकम की बात करते हैं. ठीक है, ये तो स्टोरी थी, ये कॉन्टेक्स्ट था. अब हुआ क्या आखिरी में, आखिरी में क्या हुआ, एंड तो इसका है यूएस इमर्ज विक्टोरियस, isn't it? Isn't it? US emerged victorious. In the 1980s, it was pretty much clear that no, communism is not the best way to organize the society. Russia was facing crisis, right? Food security issues were there in the Russia. ठीक है, तो US emerged victorious, and in the 1983 there was an announcement by the US-led alliance that yes, world is agreeing for a Washington consensus. इस कीवर्ड को याद रखना, ये आ जाएगा. 1983 वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है कि हाँ, वर्ल्ड कंट्रीज हैज एग्रीड कि द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज एनी पर्टिकुलर सोसाइटी इज फ्री मार्केट कैपिटलिज्म. चलो, ये बात एस्टैब्लिश्ड हो गई, है ना. इसके पीछे के बहुत छोटे छोटे एंगल हो सकते हैं कि लाइक व्हाई रशिया could not actually materialize the communism, because communism के inherent issues भी हैं. ठीक है ना. For example, if you are not rewarding talented people, they will not feel motivated to work, right? All these elements are there. तो वो हमारे कोर्स के कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, we don't need to go into that area. हम यहाँ पे आते हैं कि Washington Consensus 1983, this was the outcome. Along with that, US become the sole power, मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड ऑर्डर? वर्ल्ड ऑर्डर मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल पावर अमंग द नेशंस. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द वर्ल्ड ऑर्डर वाज बाइपोलर, देयर वर टू पावर, यूएस एंड रशिया, है ना. आफ्टर 1990, है ना, विद द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर द वर्ल्ड बिकम यूनिपोलर. यूएस वाज गाइडिंग द मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स. ठीक है, तो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया. दिस वाज द सेकंड आउटकम. ठीक है, तो ये मेजर आउटकम इमर्ज हुआ. हाँ, थर्ड इंपॉर्टेंट आउटकम क्या आया, लिबरल विक्ट्री. यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट यूएस वाज प्रोफेसिंग ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वाज लिबरलिज्म, राइट. ये फ्री मार्केट कैपिटलिज्म क्या है, लिबरलिज्म है. ठीक है ना. एंड लिबरलिज्म इज ऑल्सो अलाइंड विद कॉपरेशन, इजंट इट? तो यू विल सी इन 1990 पोस्ट कोल्ड वॉर एरा लिबरलिज्म विक्ट्री वाज देयर. WTO आ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं नई नई,
Isn't it? समझ में आ रहा है? फ्री ट्रेड आ रहा है. WTO was actually implementing the Washington Consensus, isn't it? China joined WTO, later Russia joined WTO. तो everybody was cooperating. ठीक है, चलो अब एक बार नेक्स्ट टाइमलाइन पे आते हैं. सो 1990 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है 2001. ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस फेज क्या होने वाला है? एज आई सेड, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वेयर यूएस वाज डोमिनेटिंग. ठीक है ना? along with that the world countries were implementing Washington Consensus. है ना? इंडिया में भी क्या चल रहा था? अब लिंक करो, अब आप इस बातों को लिंक कर पाओगे. इंडिया में भी क्या चल रहा था 1990 में? व्हाट वाज गोइंग ऑन इन इंडिया? एलपीजी रिफॉर्म, इजंट इट? एलपीजी रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन मेनी कंट्रीज. ठीक है, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO and opening up of economy in multiple countries. Even Russia adopted capitalism. ठीक है, तो this was going on in 1990 till 2001. है ना? अब ये यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है. When US take on this role of global hegemon, भाई यूएस ने बोला ना कि we are the hegemon, we will make sure that free market capitalism flourish. है ना? व्हेन यूएस ओपनड अप इट्स इकोनॉमी, इसी टाइम पे आपको दिखेगा कि इंडिया के जो पिछली जनरेशन के लोग थे, दे मूव टुवर्ड्स द यूएसए. द सो कॉल्ड अमेरिकन ड्रीम बिकम पॉपुलर. फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, लेबर, कैपिटल, एवरीथिंग. है ना? ड्यूरिंग दिस फेज यूएसए ओवरस्ट्रेच्ड. यूएसए वाज कमिटिंग इटसेल्फ टू मच. फॉर एग्जांपल, जो ग्लोबल वॉर है ना, यूएस वाज स्पेंडिंग मनी देयर. द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्टेड मूविंग, क्योंकि यूएस ने अगर लिबरलिज्म को पुश कर रहा है तो दे रिमूव ऑल द ट्रेड एंड नॉन ट्रेड बैरियर. व्हेन दे रिमूव ट्रेड एंड नॉन ट्रेड बैरियर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम यूएस टू चाइना. भाई लेबर इज चीप, लेबर वाज चीप देयर इन द चाइना. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द चाइना. ये धीरे धीरे ट्रेंड आ रहा था जो कि डोमिनेट दिखेगा आपको लास्ट डिकेड में. ठीक है, तो यूएसए ओवरस्ट्रेच्ड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज. है ना? एंड ऑल्सो यूनिलैटरलिज्म वाज देयर. भाई यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है अगर, तो यूनिलैटरलिज्म भी तो होगा. यूनिलैटरलिज्म का क्या मतलब है? कि जो एक पर्टिकुलर मेजर पावर है ना, दे आर डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट. If they want to invade Iraq, they will invade Iraq without the approval of the UN. That is unilateralism. है ना? If they want to arm twist India on the nuclear weapon, they can arm twist. Right? It was unilateralism of the USA. है ना? Because India, guided by its own national security, India was acquiring nuclear weapon. But USA का interest है, nobody should acquire nuclear weapon. So they will impose sanction over India. It was unilateralism of the USA, isn't it? है ना? अब यहाँ पे दो तीन बातें और मैं फेजेस में रिलेट करूंगा. So look, we studied non-aligned movement, right? And India was leading the non-aligned movement. But India का एंगल ये था during the Cold War that India was protecting its own national interest. In the 1950s, we started non-aligned movement. बट स्टार्टिंग में वी वर टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम बोथ दी पावर. यूएसए से भी आ रही थी चीजें इंडिया में, रशिया से भी आ रही थी. है ना? बाय द लेट 1960s, 1969, 1970, स्पेशली जब इंदिरा गांधी पावर में आई, तो यूएसए अंडरस्टूड दिस गेम ऑफ इंडिया कि इंडिया का नॉन अलाइंड मूवमेंट नहीं है. इंडिया इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द रशिया. इवन वन ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द यूएस at that particular time said that non-alignment is nothing but code name for anti-Americanism. That was the word they used. ठीक है, कि it is nothing just code word for anti-Americanism. So gradually India from non-alignment pushed towards the Russia. Complete non-alignment नहीं रही. For example, in the 1971, Indira Gandhi signed a treaty of peace and friendship with the Russia. क्यों हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पे? इंडिया अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा था. है ना? व्हेन वी वर हैविंग क्राइसिस इन आवर ईस्टर्न बॉर्डर विद द बांग्लादेश, वी नीडेड सपोर्ट.
है ना, पाकिस्तान वाज अ क्लोजर अलाई ऑफ द यूएसए, राइट, है ना, फ्रॉम 1965 टू 1970. ऐसा नहीं है कि इंडिया पुश्ड रशिया, इंडिया पुश्ड टुवर्ड्स द रशिया इन द वैक्यूम, है ना, यूएसए वाज आल्सो कमिंग क्लोजर टू द पाकिस्तान. इट वाज प्रीटी मच क्लियर. और इंडिया बांग्लादेश क्राइसिस में, है ना, इट वाज स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस कि व्हेन इंडिया इज ट्राइंग टू लिबरेट बांग्लादेश, यूएस माइट अटैक इंडिया. दैट इज व्हाई इंडिया नीडेड द प्रोटेक्शन. हम पे उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन नहीं था, राइट. तो दैट्स व्हाई इंडिया साइन ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द रशिया. समझ में आया आपको? दिस इज द प्रिसाइज रीजन, है ना. इंडिया डिड नॉट क्रिटिसाइज्ड रशियाज इंटरवेंशन इन द अफगानिस्तान इन 1977-78, although India criticized US इंटरवेंशन इन द वियतनाम. लेकिन इंडिया ने, क्योंकि तब तक इंडिया रशिया के क्लोजर आ चुका था, दैट इज वाई हमारी डिपेंडेंसी रशिया पे बढ़ चुकी थी. इंडिया डिड नॉट क्रिटिसाइज रशियाज इंटरवेंशन इन द अफगानिस्तान इन द 1978. यहां पे समझ में आया? तो अब इसी को आगे कनेक्ट करते हैं एक बार. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर सिनेरियो एंड 1974 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट किया, फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इंडिया का. समझ में आ रहा है? इंडिया का कॉन्टेक्स्ट अपना था. 1962 में वी लॉस्ट वॉर विद चाइना. तो इंडिया ने बोला भी था यूएस को, वी आर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द चाइना. पाकिस्तान इज नॉट आवर कंसर्न. पाकिस्तान इज अ इंपॉर्टेंट कंसर्न इन नेशनल मीडिया, क्योंकि उन्हें मसाला दिखाना है ना. इंडिया की डिप्लोमेसी में द बिगेस्ट चैलेंज इज चाइना. पाकिस्तान कुछ नहीं है. पाकिस्तान इज ओनली अ सबसेट ऑफ द बिगर चैलेंज दैट इज चाइना. Right? Understood? So India clearly explained it to the USA, but we couldn't convince the USA. And after Smiling Buddha incident, USA started imposing sanctions over India. ठीक है? तो अब आपको दिखेगा कि during this 1990 to 2001, इंडिया ने यहां पे 1998 में फाइनल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया. ठीक है ना. तो ये जो यूनिलैटरलिज्म था यूएस का, ये और स्ट्रेंथेंड हो गया. ठीक है. तो फ्रॉम 1950 न्यूट्रलिटी ऑफ द यूएसए टुवर्ड्स इंडिया. 1960s यूएस वाज ट्राइंग टू कन्विंस इंडिया कि यस कम जॉइन द नाटो. 1970 यूएसए वाज एंटी इंडिया टू एन एक्सटेंट कि यस दे आर क्लोजर टू द रशिया. देन ग्रेजुअली द रिलेशनशिप डिटोरिएटेड एंड इट वाज बैड ड्यूरिंग द 1990s. व्हाई? बिकॉज यूएस वाज फॉलोइंग यूनिलैटरलिज्म. वो यूनिपोलर वर्ल्ड था. अब यूएसए और कॉन्फिडेंट था कि लगाओ सैंक्शन. अंडरस्टूड? अब ये इवेंट को मैं आगे कनेक्ट करूंगा. ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? चलो. सो 1990-2001 एक ये कॉन्टेक्स्ट था. और देखते हैं बाकी वर्ल्ड कंट्रीज में क्या चल रहा था. व्हाट वाज चाइना डूइंग बैक देन, है ना. इंडिया का तो हमने समझ लिया. चाइना क्या कर रहा था भाई इस टाइम पे, है ना. देखते हैं अभी. सो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना एंड चाइना वाज साइलेंटली ग्रोइंग, है ना. इन 1978 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चाइनीज लीडर डेंग जाओपिंग. नाम सुना आपने? हैव यू हर्ड हिज नेम? डेंग जाओपिंग. कई बार मेनी टाइम इंटरनेशनल प्लेयर्स टर्म प्राइम मिनिस्टर मोदी एज द डेंग जाओपिंग ऑफ इंडिया. नाम सुना आपने? राइट. तो इन द 1978 डेंग जाओपिंग started open door policy in China. Open door policy is nothing but LPG reforms. Yes, let's have capital, let's have people in China, free flow of capital. जो इंडिया ने 1990s में किया बेसिकली, चाइना में वो डेंग जाओपिंग ने 1978 में स्टार्ट किया. तो आइडियली तो हमें पीवी नरसिम्हा राव को डेंग जाओपिंग बोलना चाहिए, isn't it? ठीक है, चलो कोई नहीं. So Deng Xiaoping 1978 open door policy and China started focusing upon its economy. अब देखो, this is the rise of dragon. एक तरफ यूएस रशिया लड़ रहे हैं, रशिया कोलैप्स हो रहा है, चाइना कह रहा है इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, कोई फायदा नहीं अभी लड़ाई का. ठीक है. एंड चाइना स्टार्टेड ग्रोइंग रैपिडली एंड चाइना हैव टेकन बेनिफिट ऑफ दिस आर्किटेक्चर व्हिच वाज क्रिएटेड बाय यूएसए. व्हिच आर्किटेक्चर? द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर. Isn't it? चाइना कह रहा है अच्छा इकोनॉमी ओपन कर रहे हो, लिबरलिज्म है, हाँ ठीक है, भेज दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरे यहाँ पे, भेज दो कैपिटल मेरे यहाँ पे, लेबर भी चीप है, हम इंप्लीमेंट कर लेंगे प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी. दैट वाज द एटीट्यूड ऑफ द चाइना. तो चाइना हैज टेकन ह्यूज बेनिफिट
of the liberal world order which was established and dominated by the USA. समझ में आया कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप इतना गुस्सा है चाइना पे, कि हमने ही बनाया है आपको इन अ सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, तो चाइना मेंटेन्ड दिस स्टैंस व्हेन चाइना वाज ग्रोइंग. तो उस टाइम पे मीडिया में आर्टिकल्स होते थे कि व्हाट इज चाइना's पोजीशन ऑन दिस यूनिलैटरलिज्म ऑफ द यूएसए. भाई आप सोचो ना, ड्यूरिंग दिस फेज यूएसए वाज यूनिपोलर, यूएसए एस्टैब्लिश यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड फॉलोइंग यूनिलैटरलिज्म. तो चाइना का स्टैंस क्या होता था? वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, वी आर फोकसिंग अपॉन आवर राइज. और इन्होंने डॉक्ट्राइन दी, डॉक्ट्राइन ऑफ पीसफुल राइज. तो चाइना वाज कंटिन्यूअसली मेंटेनिंग दिस स्टैंस, वी आर फोकसिंग अपॉन आवर राइज, पीसफुल राइज, है ना. बट अगला इवेंट अब आता है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अगला इवेंट फिर 2001 के बाद पढ़ेंगे. ठीक है, अब यहां पे एक और इवेंट हमें पढ़ना है इस फेज में. चलो हाँ, ये देख लेते हैं, छोटा सा एक फोर्थ भी है. व्हाट वाज रशिया डूइंग? रशिया क्या कर रहा था इस टाइम पे? रशिया वाज आल्सो लिबरलाइजिंग इट्स इकोनॉमी, है ना. नो मेजर फाइट, बट रशिया वाज जस्ट improving and coming out of the crisis created by the communism. Russia was opening up its economy gradually, and connecting itself to the global economy and improving its economy. That was just, ठीक है ना. तो रशिया उस मोड में था कि we cannot fight with USA at this particular time, हमें अपने आप पे फोकस करना है. ठीक है, डन. चलो अब यहां पे एक एलिमेंट और पढ़ते हैं, फोर्थ, फिर अगले फेज पे आएंगे. ड्यूरिंग दिस यूनिलैटरलिज्म ऑफ द यूएसए there started a civilizational conflict. की पॉइंट है, इसको लिखो, civilizational conflict. भाई देखो, पहले तो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था फ्री मार्केट कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म. अब स्टार्ट हुआ सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट. तो ये सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ विद यूएस इंटरवेंशन इन द मिडिल ईस्ट, है ना, वेयर यूएस वाज फाइटिंग वॉर इन मल्टीपल कंट्रीज विद इस्लामिक टेररिज्म. ठीक है, तो अब ये सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट विच गॉट स्टार्टेड इन दिस 1990s विल गाइड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ नेक्स्ट डिकेड. ठीक है, समझ में आया? चलो, तो इस क्योंकि व्हाट हैपेंड इन 2001, भाई 1990 से 2001 तक तो यूएस वाज विनिंग. चाहे इराक इन्वेड किया या वेयर एवर यूएस वेंट, है ना, जहां भी यूएस गया यूएस वाज विनिंग. बट इन 2001 द इंसिडेंट वाज 9/11, है ना. और 9/11 इंसिडेंट वाज कि दिस कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट वन साइडेड, है ना, वी आर आल्सो देयर. अंडरस्टूड द इंपैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट, दैट नोबडी वाज चैलेंज द यूएस हेजिमनी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज. ये 10 साल तक आपको जितने इंडिया में चेंजेस दिखेंगे ना, यू लाइक इंडिया में एमबीए पॉपुलर है, एमबीए डिग्री पॉपुलर हुई इंडिया में, you will see a frenzy कि yes everybody wants to do the MBA. ये इस डिकेड में पॉपुलर हुआ. everyone was like American dream, सब कुछ अमेरिका, कोका कोला से लेके जीन्स तक. ठीक है, चलो अब इसके बाद 2001 में 9/11 इंसिडेंट होता है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट फेज. ठीक है, अब 2001 to 2008 on the one hand US was fighting this civilizational conflict, है ना. US invaded Afghanistan as well to fight the Talibanis, right? So this global policeman role, यही था ना भाई, this is the right keyword. ये जो global policeman का role US was playing at the world level, this has eroded the US credibility across the world, है ना, because whenever US will intervene militarily in any country, तो वहां के कंट्री के लोकल लोग और उस रीजन के लोकल लोग will never like the US, and everybody started fearing from the US that US is following the unilateralism, we have to be secure from the US. ठीक है, and during this particular time 2008 में क्या हुआ था? global financial crisis which was centered around the US economy. So because of this global policeman role plus the liberal world order which was created by the USA, the benefit of which was reaped out by other countries like China, India, etc. Because of this, there is an economic downfall within the USA, right? And the peak of it was 2008. ठीक है, तो US, Russia like this, then USA came at top, then USA rise this wave, and then other challenges are coming to the USA's hegemony. ठीक है,
तो एक तरफ तो इस्लामिक चैलेंज आया, अब ये इस्लामिक चैलेंज का पीक क्या है, विच नेशन एक्चुअली, आप ये बताओ, ये आप गेस कर पाओगे, ये जो इस्लामिक चैलेंज है, विच कंट्री रिप्रेजेंट दिस इस्लामिक चैलेंज टू द यूएसए, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एक तरफ ये आया सिविलाइजेशनल चैलेंज, एक तरफ इकोनॉमिक चैलेंज आया, ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंज रिप्रेजेंटेड बाय द चाइना, है ना। अब देखते हैं इस डिकेड में और दो तीन चीजें। इन 2005, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, in the earlier phase China was saying that yes, we are focusing upon the peaceful rise. In the 2005 China started flexing its muscle, right? China started flexing its muscle in 2005 when they gave the concept of 9-dash line, है ना। in 9-dash line they started claiming the territory, the area of South China Sea, है ना। एंड ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस भी होती है कंट्रीज के पास, है ना। तो यूएसए अंडरस्टूड दिस थिंग ड्यूरिंग दिस फेज दैट देयर बिगेस्ट अपकमिंग चैलेंजर इज चाइना। दिस इज व्हाई यू विल सी यूएस बिहेवियर टुवर्ड्स इंडिया विल चेंज ड्यूरिंग दिस फेज, है ना, क्योंकि यूएसए रियलाइज आवर बिगर चैलेंज इज चाइना एंड इन देयर फाइट अगेंस्ट द चाइना वी नीड इंडिया, राइट। तभी आपको दिखेगा 2005 और 6 के अराउंड देयर वाज अ न्यूक्लियर वेवियर, न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1, 2, 3 बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, राइट। क्या हुआ था ना 2005-6 में भाई, उससे पहले तो यूएस वाज पुटिंग सैंक्शंस ओवर इंडिया, यूएसए वाज नॉट हैप्पी विद द इंडियाज न्यूक्लियर आर्मामेंट, बट इन 2005 यूएस साइंड न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1, 2, 3 जिसे पॉपुलरली बोलते हैं विद इंडिया। क्यों? बिकॉज यूएसए वांटेड इंडिया in its fight against China. That was the angle behind it, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, चाइना एंगल समझ में आया आपको। इसी टाइम पे आपको दिखेगा ब्रिक्स आया, ब्रिक आया था, ब्रिक्स बाद में बना 2008 के बाद। तो अब जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर विच वाज क्रिएटेड बाय यूएसए, उसका मैंने आपको बताया बेनिफिट लिया वर्ल्ड कंट्री ने, तो कुछ इमर्जिंग कंट्रीज आ गई जिनके पास इकोनॉमिक पावर आई, not to the extent of USA, but yes, they were playing significant role in global economy. Brazil from South America, Russia, मैंने बोला आपको रशिया क्या कर रहा था लास्ट डिकेड में, फोकसिंग अपॉन देयर इकोनॉमी, है ना, ओपनिंग अप एटसेट्रा, ठीक है। इंडिया आ गया, इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, तो इंडिया का भी राइज हुआ और चाइना का तो राइज हो ही रहा था, तो ब्रिक्स केम इनटू बीइंग, है ना। एस के साउथ अफ्रीका वो 2008 के बाद आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो जो हेजीमनी थी यूएस की वो इरोड हो रही थी, यूएस हेजीमनी वाज गेटिंग इरोडेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इट बिकम्स प्रीटी क्लियर कि यूएस इज नो मोर अ ग्लोबल हेजीमन, ठीक है। तो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी एट 2008। डन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सिग्निफिकेंट इवेंट आएगा 2013 और लास्ट आएगा 2020। In 2008, when global financial crisis came, which was centered around the Lehman Brothers crisis, started in the USA, the economic recovery, because from 1990 till 2008, in the liberal world order, every country was getting integrated, है ना। और जो लिबरल इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है उसका क्रिटिसिज्म ये है कि उसमें ना रिपल इफेक्ट बहुत है। अगर कोई भी एक कंट्री कोलैप्स हुई बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल इंटीग्रेशन, इंपैक्ट होगा सब कंट्री पे और क्राइसिस बड़ा होगा। दैट वाज वन ऑफ द थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म ऑफ द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जो फ्री फ्लो ऑफ पीपल, ट्रेड, कैपिटल एटसेट्रा है, उसका क्रिटिसिज्म है ये, और वो ऑब्जर्व किया गया यहां पे कि क्राइसिस यूएस से स्टार्ट हुआ था, बट क्योंकि एवरी इकोनॉमी वाज इंटीग्रेटेड टू द यूएसए एंड तो क्राइसिस बढ़ता गया, रिसेशन नहीं चल रहा है मुझे लग रहा है तब से, ठीक है ना। इवन अगर आप लोग, ऑफ कोर्स यू आर प्रीटी यंग, मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट स्टार्ट किया था 2008 में, है ना। और उस टाइम पे ऐसा चलता था इंडिया में क्योंकि यूएस वाज डोमिनेटिंग ऑल द इंडियन माइंडसेट, है ना। तो इवन इन द मेजर कॉलेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वाज द माइंडसेट कि यार ये अगर रिसेशन खत्म नहीं हुआ तो जॉब्स नहीं होंगे, है ना। 2008, 9, 10, 11 यही चल रहा था कि कॉलेजेस में जॉब्स नहीं होंगे बिकॉज रिसेशन इज एट पीक, ठीक है। तो यहां पे एक मेजर इवेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट क्या हुआ
ओबामा वाज द प्रेसिडेंट, है ना, एंड ही इज अ लिबरल वन. ही रियलाइज दिस थिंग कि यार ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, ये एडवांस कंट्रीज विच वर रिप्रेजेंटेड बाय G7, राइट, खाली एडवांस कंट्रीज कोऑपरेट करके इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर नहीं आ सकती. दे नीड द सपोर्ट ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज. पाइवोटल मूवमेंट है ये. दे नीडेड द सपोर्ट ऑफ द इमर्जिंग कंट्रीज. दैट इज व्हाई ओबामा हिमसेल्फ सेड कि G20 is the primary platform for the cooperation in economic matter so that we can come out of this global financial crisis. आप समझ में आ रहा है आपको कि G20 समिट जो इंडिया ने होस्ट किया 2-3 साल पहले, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, है ना, कि G20 की इंपॉर्टेंस यहां से बननी शुरू हुई थी. ठीक है, अंडरस्टूड. चलो, एक तो ये इवेंट हुआ कि G7 से फोकस शिफ्ट हो रहा है G20 की तरफ. ठीक है, एंड further, as it is a small time period, we were trying to recover from the global crisis. In 2013, China announced its BRI project, Belt and Road Initiative. अब ये पढ़ते हैं. This is the key event. यहां से शुरू होता है आपका कोल्ड वॉर 2.0, है ना. अब सुनो मेरी बात. China's Belt and Road Initiative was one of the similar plan which was adopted by USA to maintain its global hegemony. क्या नाम था उस प्लान का? उस प्लान का नाम था मार्शल प्लान. 1945 के बाद यूएस ने अनाउंस किया मार्शल प्लान. गोल क्या था मार्शल प्लान का? दैट यूएस विल लीड डेवलपमेंट इन द यूरोपियन कंट्री बाय प्रोवाइडिंग देम क्रेडिट फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, है ना. एंड वंस बिकॉज ऑफ द यूएस सपोर्ट ऑल दिस डेवलपमेंट इज हैपनिंग, यूएस विल कंट्रोल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. तो अगर आपको कोई लेट्स से कि आप लेट्स पुट इट इन अ वेरी रूडिमेंट्री वे, अगर आपको कोई डोमिनेंट पावर आपको मनी देके आपकी ग्रोथ करा रहा है तो वो आपको कंट्रोल करेगा, इजंट इट? दैट वाज अ सिंपल माइंडसेट, है ना. तो जो मार्शल प्लान यूएस ने स्टार्ट किया वो मास्टर स्ट्रेटेजी थी यूएस की टू डोमिनेट दी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री. आज तक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री यूएस के इन्फ्लुएंस में है बिकॉज ऑफ दिस प्लान. मार्शल प्लान का गोल यही था कि वॉर ravage जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है वहां पे रिकंस्ट्रक्शन करना है ना. फॉर दिस पर्पस यूएस क्रिएटेड टू इंस्टीट्यूशंस. यू रिमेंबर, वन वाज वर्ल्ड बैंक, अदर वाज IMF, एंड बोथ ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर डोमिनेटेड बाय द यूएस. पूरे आर्किटेक्चर समझो आप, क्योंकि इसी आर्किटेक्चर को चाइना फॉलो करेगा और रेप्लिकेट करेगा, जो कि न्यू आर्किटेक्चर चाइना इज ट्राइंग टू क्रिएट. ठीक है, तो यूएस ने अपना मार्शल प्लान लेके आया. प्लान क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री प्राइमरीली, which later on extended towards the other part of the world. For this purpose they created the World Bank and IMF, है ना. वर्ल्ड बैंक यही करता है ना कि फंडिंग प्रोवाइड करता है, कंडीशनल फंडिंग. लाइक व्हेन इंडिया नीडेड, इंडिया फेस्ड BOP प्रॉब्लम, BOP क्राइसिस इन 1990, तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF प्रोवाइडेड funding support to India, but on the basis of condition. Condition क्या थी? LPG reform, open up your market economy. Isn't it one of the interest of the primary interest of the USA? समझ में आ रहा है कि how this game is played? भाई आपको फंड चाहिए, आप वर्ल्ड बैंक IMF पे जाओगे, वर्ल्ड बैंक IMF बोलेगा पैसा लेना है ले लो, लेकिन इकोनॉमी को ओपन करो, क्योंकि हमें यूएस ने बोला है और यूएस हमें कंट्रोल करता है. अंडरस्टूड? तो ये पर्टिकुलर गेम यूएस ने प्ले किया, जिसको रेप्लिकेट करना चाह रहा है चाइना अपने ही वे में. ठीक है, तो कैसे? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कि एशिया, यूरोपियन कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे. और इसके लिए चाइना स्टार्टेड क्रिएटिंग, चाइना एंड अदर वर्ल्ड कंट्री एज वेल, प्राइमरीली चाइना, लेड बाय चाइना, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग सिमिलर स्ट्रक्चर. कैसे? वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेटिव इज AIIB. कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है अब आपको? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, है ना. इट वाज हेडेड बाय द चाइना, क्रिएटेड बाय द चाइना. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हियर, याद रखना. ये आगे पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, पर आप कॉन्टेक्स्ट समझो. AIIB क्रिएट हुआ. विद इन द AIIB इज लाइक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ऑफ वर्ल्ड बैंक. ठीक है, देन ब्रिक्स के अंदर, भाई ब्रिक्स वाज एक्चुअली लीडिंग दिस एंटी वेस्टर्न हेजिमनी अलायंस, इजंट इट? भाई ब्रिक्स यही था ना कि दे आर द इमर्जिंग कंट्रीज, और जो वेस्टर्न डोमिनेंस है
उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स है, जो वेस्टर्न यूनिलैटरलिज्म है, ठीक है। तो ब्रिक्स के अंडर हमने क्रिएट किया न्यू डेवलपमेंट बैंक, इजंट इट? इट इज ऑल्सो डूइंग द सेम फंक्शन विच वर्ल्ड बैंक वाज डूइंग, है ना। इसी में हमने क्रिएट किया कंटिंजेंसी रिजर्व फंड विच इज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एज IMF। समझ में आ रहा है? इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? ठीक है। तो चाइना स्टार्टेड क्रिएटिंग इट्स ओन ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड स्ट्रक्चर, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्लोबल फ्रेमवर्क आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे एक एंगल देखो, तो मैंने इसे बोला कोल्ड वॉर 2.0, है ना। यू कैन डायरेक्टली सी कि सर ये जो कोल्ड वॉर 2.0 है ये कोल्ड वॉर 1.0 की ही तरह है, 1 की तरह है ना। जहां पे कि कोल्ड वॉर 1 में यूएस एंड रशिया वाज फाइटिंग, यहां पे यूएस एंड चाइना इज फाइटिंग, दे हैव देयर हार्ड इंटरेस्ट, इकोनॉमिकली दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, इजंट इट? ट्रेड वॉर चल रहा है अभी भी, आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, है ना। फिर पावर का भी चल रहा है कि कौन सी कंट्री किसको इन्फ्लुएंस करेगी, इन केस ऑफ ईरान, जैसे कि पावर कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो देयर, ये समझते हैं, है ना। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वहां पे क्या था कोल्ड वॉर ड्यूरिंग, जो कोल्ड वॉर 1 है वहां पे क्या था आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट? कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। यहां पे क्या है? यहां पे यूएस बोलता है वॉशिंगटन कंसेंसस, चाइना बोलता है बीजिंग कंसेंसस, ठीक है। वॉशिंगटन कंसेंसस इज अबाउट फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, राइट? प्राइवेट प्लेयर इज डोमिनेटिंग, मार्केट इज डोमिनेटिंग। बीजिंग कंसेंसस क्या बोलता है? प्लीज नोट दिस, स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म, दिस इज द मॉडल डेवलप बाय चाइना। कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म है ना। चाइना इज ऑल्सो फॉलोइंग द कैपिटलिज्म, कैपिटल आएगा, प्रॉफिट के लिए वर्क करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट इट इज स्टेट कंट्रोल्ड, इजंट इट? स्टेट कंट्रोल इज मोर इन द चाइना, है ना। तो दिस इज द मॉडल फॉलोड बाय चाइना, जिसे आप बीजिंग कंसेंसस के नाम से जानते हैं, स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। और यूएस क्या बोलता है? फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। ये है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी। अगेन सेम कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो यूएस बोल रहा है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, बट फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के सबने डाउन साइड देख लिए। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इजंट इट वन ऑफ द बिगेस्ट डाउन साइड ऑफ द फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। और जो स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है वो बूम कर रहा है भाई। चाइना इज ग्रोइंग फास्ट, ऑल्दो एट दिस पर्टिकुलर टाइम ये जो स्टेट कंट्रोल कैपिटलिज्म है और बीजिंग कंसेंसस है, इसके कुछ ना कुछ नेगेटिव आउटकम आने लग गए हैं। जैसे चाइना की जो इकोनॉमी है वो कूल डाउन हो गई है, राइट? चलो, तो ये है प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना, ये समझ में आया? अब आगे बढ़े एक बार। अब एक एंगल समझते हैं इस फेज में ही 2015-16 के आसपास इंडिया का क्या चल रहा है भाई? कि सर पढ़ तो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए रहे थे। देखो, अब इंडिया ऑन दी वन हैंड यूएस वाज लाइक showing its intention to provide red carpet to India कि let's join the hands with US and let's fight together with the China, है ना। मैं इंडो पैसिफिक भी अभी बता रहा हूं आपको, let's do it now only, है ना। आधा घंटा लगेगा, कोई नहीं, ठीक है। तो यूएस वाज ट्राइंग कि इंडिया बिकम इट्स जूनियर पार्टनर। यहां पे की टर्म यूज करता था यूएस, स्विंग स्टेट, आइडियल स्विंग स्टेट। तो यूएस बोलता था इंडिया इज द आइडियल स्विंग स्टेट इन इट्स वॉर विद चाइना। इफ इंडिया साइड विद अस मींस यूएसए, देन वी कैन इजीली डिफीट चाइना, ठीक है ना। बट प्लीज टेल मी दिस थिंग, अगर इंडिया ने यूएसए का साइड ले लिया होता, यूएसए लाइक राइट नाउ हमें लगेगा शायद चाइना इज आवर बिगेस्ट एनिमी, बट द वे यूएस हैज लाइक practice the unilateral policies during the nuclear time, economic sanction, etc. Do you think US is like a trustable partner for India?
यूएस विल नेवर रिस्पेक्ट इंडिया, है ना, बट इंडिया रिफ्यूज्ड वंस अगेन. दिस इज वेयर द ईगो ऑफ द यूएसए इज देयर, है ना. इससे पहले कब रिफ्यूज किया था हमने, इससे पहले कब रिफ्यूज किया था हमने. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, है ना. ऑल दो यूएसए इज द मेजर पावर, ठीक है, इससे पहले हमने रिफ्यूज किया था व्हेन यूएस वाज ट्राइंग टू पुट इंडिया, टू ब्रिंग इंडिया टू द नाटो, साउथ एशियन वर्जन ऑफ द नाटो, बट इंडिया चूज नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द रशिया. समझ में आ रहा है. तो द सेम काइंड ऑफ डायनामिक्स इज हैपनिंग. नाउ यू आर गेटिंग कि व्हाई on the one hand US is fighting with China and on the other they are consistently putting pressure over India with respect to the trade war. कि US से इंडिया को, इंडिया के साथ पार्टनर करता है, बट दे अंडरस्टैंड कि इंडिया इज टू बिग अ पार्टनर टू मेक इट अ जूनियर पार्टनर एक्चुअली. तो इंडिया रिफ्यूज्ड. कैसे, आप बोलोगे सर आपने कहानी बताई, उसके एग्जांपल दो. हाउ डिड इंडिया रिफ्यूज्ड, बताओ एग्जांपल. इंडिया ज्वाइंड AIIB, isn't it? हमने ज्वाइन किया ना AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. तो यस वी आर सपोर्टिंग चाइना इन इट कि बनाओ एशियन लेड वर्ल्ड ऑर्डर, है ना. वी नीड टू रिप्लेस दिस एटलांटिक लेड वर्ल्ड ऑर्डर एंड क्रिएट अ एशियन लेड वर्ल्ड ऑर्डर बिकॉज वी आर इन एशिया, है ना. इट इज सेड कि द ड्रीम ऑफ एशियन सेंचुरी, है ना. आप वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पढ़ रहे हो अभी, फोकस बहुत ब्रॉड कर दो, है ना. इट्स अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, इट्स अ ड्रीम ऑफ एशियन सेंचुरी which is making India China, bringing India China closer to each other. दोनों का एक ही ड्रीम था ना यार. लड़ लिए तो क्या हो गया, होंगे कुछ डिस्प्यूट, बड़ा गोल तो एक ही था ना जब शुरू हुए थे. when Deng Xiaoping open Chinese economy and PV Narasimha Rao open Indian economy, गोल तो एक ही था ना, एशियन सेंचुरी क्रिएट करना है, ठीक है. लाइक टू ब्रदर्स, ठीक है. तो उस एंगल में भी देखा करो इंडिया चाइना को. अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट है, दैट आई विल डिस्कस, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप नेशनल मीडिया में पढ़ पढ़ के वो चीज एनफोर्स हो गई है, ठीक है ना. तो द ड्रीम ऑफ एशियन सेंचुरी वाज देयर इन द माइंड ऑफ दीज टू पावर. दैट इज व्हाई इंडिया सपोर्ट चाइना इन मल्टीपल थिंग्स. AIIB ज्वाइन किया, वी कोऑपरेट इन ब्रिक्स, इजंट इट. वी कोऑपरेट इन वेयर, SCO, ठीक है. समझ में आ रहा है. तो दीज आर द क्लियर साइंस, दीज आर द क्लियर साइंस, है ना. वेयर इंडिया रिफ्यूज्ड USA, वी विल नॉट बी योर जूनियर पार्टनर. बट अब इंडिया ने नया गेम खेला. इंडिया ने क्या बोला, ऐसा भी नहीं है कि वी आर मूविंग इन द लैप ऑफ द चाइना, ऑफ कोर्स नॉट, है ना. इंडिया ने बोला अब हम खेल रहे हैं NAM 2.0. ये सुनो अब, NAM 2.0, नॉन अलाइंड मूवमेंट 2.0. इंडिया ने बोला कि जो NAM 1.0 था वहां पे हमारा फोकस होता था नॉन अलाइनमेंट पे. वी विल नॉट अलाइन विद रशिया, वी विल नॉट अलाइन विद USA. बट यहां पे NAM 2.0 क्या बोलता है, NAM 2.0 बोलता है वी विल हैव इशू बेस्ड अलाइनमेंट. मतलब ऑन डिफरेंट इश्यूज इंडिया विल हैव कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस विद डिफरेंट पावर्स, ठीक है ना भाई. जैसे आप अपनी लाइफ में सोचो, आपको एक दोस्त अच्छा लगता होगा पढ़ने के लिए, यार ये पढ़ने में अच्छा है ना, इसके साथ मैं पढ़ सकता हूं. आपको एक दोस्त अच्छा लगता होगा मूवी देखने के लिए, आपको एक दोस्त अच्छा लगता होगा अपने इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए, और एक दोस्त अच्छा लगता होगा कहीं बाहर घूमने के लिए. सबके साथ होता है. तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो दोस्त आपका पढ़ने में अच्छा है ना, करते भी होंगे कुछ लोग, बट एट अ मैच्योर लेवल जब आप एक प्रॉपर लेट से 40-45 साल के हो जाएंगे तो ऐसे आपके डिवाइड हो जाते हैं दोस्त कि आप इशू बेस्ड अलाइन करते हो. तो इंडिया ने भी यही बोला, वी आर अलाइंड विद चाइना when China is trying to build Asian century, ठीक है ना, then we are aligned with China. But whenever it comes to China's aggressive behavior, है ना, we are aligned with USA. For example, Quad, isn't it? भाई आप बोल सकते हो कि सर अगर ये ज्वाइन कर लिया तो क्वाड क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज इंडिया इज फॉलोइंग दिस पॉलिसी ऑफ NAM 2.0 इशू बेस्ड अलाइनमेंट, है ना. वी कीप ऑन गिविंग सिग्नल टू द चाइना कि डोंट बी असर्टिव, don't be assertive with us, solve the border dispute with us because we can always invite USA into the region. So India is trying to maintain balance,
है ना, पिछले आई वुड से कि 10 ईयर से इंडिया यही कर रहा है, ट्राइंग टू मेंटेन दिस बैलेंस एंड कार्व आउट अ स्पेस फॉर इटसेल्फ। ठीक है, समझ में आया। अब इसका एक और एलिमेंट मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है इसी डिस्कशन में। इंडिया की पॉलिसी समझ में आ रही है आपको, हाउ इंडिया इज मूविंग। ठीक है, अब देखो इसको फिर क्लियर कर रहा हूं मैं। इंडो पैसिफिक यही बता रहा हूं मैं आपको, एक डिस्कशन कंटिन्यू होगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है, द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक सुनते रहते हो आप, जब देखो न्यूज़पेपर में बहुत बार आप सुनते हो ये की टर्म। प्लीज टेल मी, इंडो पैसिफिक मल्टीपल टाइम कीवर्ड आता है, इंडो पैसिफिक मल्टीपल टाइम कीवर्ड आता है, राइट? न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, हर बार आता रहता है। अब समझते हैं है क्या, क्यों इतना ज्यादा फोकस इंडो पैसिफिक पे है, why there is a huge cry about Indo-Pacific and why it is the nucleus of world geopolitics। अब समझना अब यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पूरी स्टोरी दिमाग में रखना, फोकस हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, वी आर इन दी सेकेंड डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, सेकेंड डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी। यूएस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ रहा है। यूएस हैज रियलाइज्ड दैट वी आर नो मोर सोल पावर ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर इमर्जिंग कंट्रीज लाइक ब्रिक्स, है ना, स्पेशली इन द एशियन एरिया अगर हम देखेंगे तो न्यू न्यू कंट्रीज आर कमिंग, है ना, हु आर गाइडिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो यूएस को ये बात रियलाइज हो गई somewhere in the second decade of the 21st century that power is shifting from Atlantic Ocean to, प्लीज जब मैं डिस्कशन पूरा कर दूं तो ईयू बताना है मुझे, आपको आपका एक डाउट था जो मुझे दूर करना, मैं यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, द पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम एटलांटिक ओशियन टू इंडियन ओशियन। एटलांटिक ओशियन में पहले क्या पावर थे, यूएस एंड यूरोप, राइट, वेस्टर्न यूरोप, तो दे वर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। बट अब इंडियन ओशियन में आ रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर, है ना, ये जो पूरा इंडो पैसिफिक वाला पार्ट है ना, कौन कौन आ रहा है, इंडिया है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है। ठीक है, एशियन टाइगर्स हैं, इजंट इट, एशियन टाइगर्स जो एशियान कंट्री हैं, है ना। इन दी लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी देयर वाज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन दीज एशियन कंट्री, सिंगापुर आ गया। तो द पावर इज शिफ्टिंग, दिस यूएसए रियलाइज्ड, ठीक है, कि पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम एटलांटिक टू इंडियन ओशन, या फिर एशिया भी बोल सकते हैं इसे। तो यहां से ओबामा पॉलिसी लाए थे, पॉलिसी का नाम था पाइवट टू एशिया, सुना है कभी नाम? तो एक्चुअली सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड बाय द ओबामा, है ना। तो ही सेड पाइवट टू एशिया, मतलब था, सिंपल था कि यूएस विल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन दिस रीजन, है ना। और पाइवट टू एशिया का ही बिल्टअप है आगे, है ना, देखते हैं अभी आगे कैसे है। तो पाइवट टू एशिया का क्या मीनिंग है, इट वाज अ पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी टूल ऑफ द यूएसए which says that we need to shift our focus from Atlantic Ocean to Asia. That was the USA policy. क्यों? Because Asia is rising. That was the context, है ना। अब देखते हैं, if Asia was rising, तो यहां पे ये रियलाइज किया गया कि जो पैसिफिक ओशियन है, इमेजिन कर लो मैप एक बार अपने माइंड में, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के ईस्ट पे, पैसिफिक ओशियन इमेजिन करो मैप में, पैसिफिक ओशियन के ईस्ट में, उसके ईस्ट में क्या है, यूएस, यूएस का वेस्ट कोस्ट है, राइट। और पैसिफिक ओशन के वेस्ट में क्या है, एशियन कंट्रीज हैं, जो कि वेस्ट में फिर फर्दर वेस्ट में इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है, इमेजिन कर पा रहे हो। तो द वर्ल्ड कंट्रीज रियलाइज्ड कि जो प्रॉस्पेरिटी है, जो प्रॉस्पेरिटी है, ये पूरा रीजन इमेजिन करो इंडो पैसिफिक, यूएस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक बट फ्रॉम द अदर साइड, आप ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, कि पैसिफिक के ईस्ट में यूएस है। तो द वर्ल्ड कंट्रीज रियलाइज्ड कि the prosperity of the Indian and Pacific Ocean is interlinked and the world geopolitics will revolve around this region only। समझ रहे हो कि यूएस अपने वेस्ट में नहीं देखेगा, अब ईस्ट में देखेगा। पहले यूएस अपने वेस्ट में देख रहा था, उसके वेस्ट में क्या था, यूरोप, अब वो अपने ईस्ट में देखेगा। ठीक है, दिस इज द माइंडसेट। ठीक है, सो यहां से इंडो पैसिफिक कीवर्ड आया कि जो पैसिफिक रीजन है और जो इंडियन ओशन रीजन है उसकी प्रॉस्पेरिटी कनेक्टेड है, तो इंडो पैसिफिक पे फोकस आना शुरू हो गया, है ना। अब यहां पे इसका ओरिजिन कैसे हुआ एक बार समझते हैं। इन 2007, अब सुनते जाना, तीन चार चीजें इंटररिलेटेड आने वाली हैं। शिंजो एबे
president of the Japan, Prime Minister of the Japan. He gave this speech, which is popularly known as Confluence of Two Seas. कौन से सीज की बात कर रहे थे शिंजो एबे? पैसिफिक एंड इंडियन, isn't it? So he said the prosperity between these two seas is very important, the interconnectedness is very important, है ना? यहां से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हुआ इंडो पैसिफिक का जो इमर्ज हुआ है अभी, ठीक है? टर्मिनोलॉजी में आपको बता रहा हूं कि कैसे ओरिजिनेट हुई, कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए, ठीक है? एंड जब पावर प्ले इंडो पैसिफिक में बढ़ा तो एवरी कंट्री स्टार्टेड प्लेइंग इट्स पॉलिटिक्स अराउंड इट. क्या क्या पॉलिटिक्स थी, किस किस कंट्री की? 4 स्टेक होल्डर समझना है हमें, चाइना, यूएस, इंडिया, एशियान. देखो अब सुनते जाओ. ऑन दी वन हैंड चाइना इज प्लेइंग अग्रेसिवली, isn't it? South China Sea dispute, East China Sea dispute. So China started flexing its muscle. A border dispute with India. So China aggressively behave कर रहा है in this Indo-Pacific में. अब when China is behaving aggressively in Indo-Pacific, तो USA is fearful कि soon they will attack us. Once they will dominate this Indo-Pacific, है ना? तो US want China to curtail China then and there only. यूएसए का ये इंटरेस्ट है. तो यूएसए का जो आइडिया है इंडो पैसिफिक का वो क्या है? एंटी चाइना. वी नीड टू कर्टेल द अग्रेसिव बिहेवियर एंड राइज ऑफ द चाइना. दैट इज व्हाई आपको दिखेगा कि यूएसए फॉर्म्ड क्वाड, isn't it? भाई अगर आपको चाइना को कर्टेल करना है तो यू नीड अदर पार्टनर्स ऑफ दिस रीजन, राइट? तो यूएसए फॉर्म क्वाड, अभी यूएसए ने फॉर्म किया स्क्वाड, पढ़ाऊंगा मैं आपको. फिर और यूएसए ने क्या बनाया? AUKUS, isn't it? Isn't it all the attempt of the USA to curtail the rise of China in the Indo-Pacific? कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन यूएस लेड है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं इंडिया की. यहां पे जापान भी कर सकते हैं. देखो भाई, अब यूएस वांट कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं एक्सेप्ट चाइना, जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, दे शुड सपोर्ट यूएसए इन देयर विजन. यही चाहता है यूएस कि ऑस्ट्रेलिया भी हमें सपोर्ट करे, जापान भी हमें सपोर्ट करे, साउथ कोरिया भी हमें सपोर्ट करे, एशियान भी हमें सपोर्ट करे और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, है ना? तो अल्टीमेटली यूएस वांट टू आइसोलेट चाइना इन द रीजन. बट ये जो सब कंट्रीज हैं अभी एक साथ बात करते हैं इनकी, अभी इनका कुछ कॉमन इंटरेस्ट है. इंडिया, एशियान, जापान, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यार वी ऑल्सो नीड चाइना फॉर आवर ग्रोथ. ऑल दीज कंट्रीज, ऑल दीज रीजन, दे आर डिपेंडेंट अपॉन चाइना फॉर देयर ग्रोथ एंड दे ऑल्सो हैव अ कॉमन ड्रीम विद चाइना. क्या है वो कॉमन ड्रीम, कॉमन गोल? भाई इन कंट्रीज का इंटरेस्ट परफेक्टली अलाइन नहीं है यूएस के साथ, क्योंकि यूएस वांट हेजीमनी ऑफ अटलांटिक, है ना? बट वी हैव, ऑल दीज कंट्रीज हैव वन कॉमन ड्रीम विद चाइना, विच इज एशियन सेंचुरी, राइट? ये बात समझ में आती है? तो ऑल दीज कंट्रीज आर aligned with China with respect to the rise of the region. That is the first thing that you need to understand. ठीक है, लिखते तो मैं यहां पे कहीं एशियन सेंचुरी. सेकंड पॉइंट यहां पे देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल हैं जो इन पर्टिकुलर कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी गाइड कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है? सेकंड वेरिएबल है यहां पे यूएस डाउनफॉल या यूएस विड्रॉल फ्रॉम द रीजन. इफ US want to align with these countries with respect to curtailing China, with respect to isolation of China, which is the goal of the USA. USA need to give full protection to these countries, isn't it? जापान के पास न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, isn't it? भाई ये तभी तो आएंगे ना यूएस के साथ जब 100% एश्योरेंस होगी यूएस विल प्रोटेक्ट अस, यूएस विल सर्व आवर इंटरेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यूएस के फ्रेंड बन सकते हैं. बट डू यू थिंक that in the second decade of 21st century
these assurances were made by the USA? Absolutely not. With the coming of Donald Trump, Obama फिर भी मेंटेन रखे थे, but with the coming of Donald Trump at the scene of USA, है ना, USA started withdrawal from the world. इसको बोलते हैं USA's withdrawal from the world, है ना. तो these countries have understood very well कि USA भी 100% अलाइन नहीं है. We cannot depend upon the USA. तो they are collaborating with the USA, but to an extent. Now listen to this carefully. This is the conclusion. These countries, these blocs are aligning with the USA to an extent that they want China to stop aggression against them, है ना. But they are not fully aligning to the USA to an extent that which might antagonize China and hamper their own interest. So they are trying to maintain this balance. तो इंडो पैसिफिक में भी यही हुआ. क्या हुआ? इन तीनों कंट्रीज का, तीनों ब्लॉक का इंडो पैसिफिक को लेके एक ही विजन है. फ्री कीवर्ड लिख लो, अगर ये लिखना है तो आ जाएगा ये डॉक्यूमेंट में भी. इसको क्लीन कर दूंगा कहीं पे, रुको. क्या विजन है? फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक. फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक. इसका क्या मीनिंग है भाई? देखो, चाइना might hamper freedom of navigation for the other player if they are flexing muscle in the South China Sea, if they are flexing muscle in the East China Sea. तो एक कॉमन इंटरेस्ट है कि यार फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहना चाहिए, राइट. यू कांट क्लेम एवरी टेरिटरी एज योर ओन टेरिटरी एंड रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ अदर प्लेयर. तो ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि यार फ्री एंड ओपन होना चाहिए. एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ दिस रीजन, है ना. फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए. अब इंक्लूसिव कीवर्ड यहां पे मेन है. इंक्लूसिव कीवर्ड क्या है? इंक्लूसिव कीवर्ड चाइना को एश्योरेंस देता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये कंट्रीज का विजन है, इंडिया का, एशियन का, जापान का, डोंट लूज द साइट. तो इंक्लूसिव कीवर्ड क्यों है? इट इज गिविंग एश्योरेंस टू चाइना दैट आवर विजन ऑफ इंडो पैसिफिक इज इंक्लूसिव ऑफ यू. वी आर नॉट अलाइंड विद द यूएसए, है ना. वी आर एक्चुअली गिविंग यू साइंस कि डोंट बी अग्रेसिव, अदरवाइज वी माइट ब्रिंग यूएसए टू द टेबल, है ना. बट वी आर अलाइंड विद यू. वी वांट द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक टू बी इंक्लूसिव. यू आर आल्सो इंक्लूसिव. वी आर आल्सो इंक्लूडिंग यू इन द ग्रोथ ऑफ दिस रीजन. समझ में आया? तो ये तीन कंट्रीज ये पर्टिकुलर कीवर्ड पे फोकस करती हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों? देखो, एक चीज आप समझना, चाइना और यूएस में तो ओपन वॉर है. चाइना सी क्वाड, स्क्वाड, ऑकस, एवरीथिंग इज एंटी चाइना, जो भी ये यूएस के इनिशिएटिव है. तो अगर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जापान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये जो कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके अगेंस्ट चाइना एंटेगनाइज हो सकता है. तो टू मेक श्योर कि चाइना एंटेगनाइज ना हो बट कॉशियस रहे, है ना, उसके लिए हमने यहां पे इंक्लूसिव वर्ड डाला है ना. एक दो चीजें और बताता हूं मैं आपको. अब यहां पे यूएस ने एक और की कॉन्सेप्ट आता है, who is at the center of this Indo-Pacific geopolitics? Who is at the center of this Indo-Pacific geopolitics, है ना. एक और कॉन्सेप्ट आता है. यूएस क्या बोलता है? इंडियन सेंट्रलिटी. यूएस इज वेरी क्लेवर. यूएस ने अपनी सॉइल पे कोई वॉर नहीं लड़ा है. यूएस इज वेरी क्लेवर. यूएस वांट चाइना एशिया में लड़े और यहीं पे जो भी होना है सब हो जाए, वहां तक ना आए. तो यूएस ने बोला इंडिया सेंट्रलिटी, बिकॉज यूएस वांट इंडिया टू बी द फोकस ऑफ इंडो पैसिफिक, सो दैट वॉट एवर यूएस डू इन द इंडो पैसिफिक, इट विल बी सीन एज एंटी चाइना, विच देन फर्दर एंटेगनाइज चाइना अगेंस्ट द इंडिया. आपस में भिड़ाने की स्ट्रेटेजी, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है. बट इंडिया ने इन शंग्रीला डायलॉग, इट वॉज समवेयर 2017 or 18, where Prime Minister Modi cleared this ambiguity around India's vision for Indo-Pacific. प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उन्होंने क्लियर बोला, वी फोकस फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक. लड़ने का नहीं है चाइना से, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना. एंड along with that we maintain a divergence with the USA as well. हमने बोला कि we do not focus, we do not see India as the center of this Indo-Pacific. इंडिया ने बोला we focus on एशियान सेंट्रलिटी. अरे एशियन रीजन है ना, यहाँ पे 10 कंट्री है उसके अंदर विच आर डूइंग इकोनॉमिकली वेरी वेल. हमें अपने ऊपर क्यों फोकस लाना है?
वी नीड टू इंप्रूव आवर रिलेशनशिप विद चाइना। तो इंडिया ने बोला एशियान सेंट्रलिटी, एशियान भी यही बोलता है एशियान सेंट्रलिटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आई होप ओवरऑल आपको ये समझ में आ रहा है। इस फिनोमिना को, इस सिचुएशन को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट कोट है जो मैं आपको दे सकता हूं, जो आपको अच्छे से समराइज करेगा चीजों को। इट इज सेड कि चाइना इज लाइक अ सन, चाइना इज लाइक अ सन, SUN, सन। टू क्लोज टू इट यू विल बी बर्न, एंड टू फार अवे फ्रॉम इट यू विल बी इन डार्क। ठीक है, तो ये कंट्रीज यही पॉलिसी फॉलो कर रही हैं। चाइना इज लाइक अ सन, टू क्लोज टू इट यू विल बी बर्न, बट टू फार अवे फ्रॉम इट you will be in dark. So they are maintaining their relationship with the China. ठीक है। चलो, अब दो चीजें यहां पे बची हैं डिस्कस करने के लिए। देखिए, if we are studying this Indo-Pacific and the world geopolitics which is revolving around US versus China, and how the world countries are taking and guiding its own strategic autonomy to serve its own national interest, so let's discuss this further. China चाहता क्या है? यूएस का तो सबने देख लिया है ना, व्हाट चाइना बिलीव, व्हाट चाइना वांट फॉर इटसेल्फ, है ना। तो देखो, एक यहां पे कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाना चाहता हूं वो है मिडिल किंगडम सिंड्रोम, क्योंकि आ सकता है वन लाइनर। मिडिल किंगडम सिंड्रोम है चाइना को। इन फॉरेन पॉलिसी इट इज बिलीव्ड कि जो देखिए, हर कंट्री अपनी, चलो लेट मी गिव यू मोर क्लियर आइडिया कि समटाइम्स हैव यू थिंक इन दैट मैनर कि आप जो लाइफ में चीजें चाहते हो, इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं, फिर चाइना समझ आ जाएगा आपको, है ना। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो, लाइक राइट नाउ यू हैव दिस एस्पिरेशन ऑफ क्लियरिंग सिविल सर्विसेज, अ लॉट डिपेंड्स अपॉन योर पास्ट एक्सपीरियंस, अ लॉट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ इमेज, हाउ डू यू सी योर सेल्फ। ठीक है, तो आपकी जो एस्पिरेशंस हैं वो वैक्यूम में नहीं बनती हैं। योर एस्पिरेशंस आर बिल्ट अप with your historical experience, है ना, with your self image, that you can very well understand this thing. अगर आपको अपने लेवल पे सोचना है तो समवेयर अपनी फैमिली की भी एक दो जनरेशन सोच लो, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशंस की एस्पिरेशंस हैं, है ना, समवेयर वो कनेक्टेड होगी आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो योर सेल्फ इमेज एंड योर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस गाइड योर लॉन्ग टर्म फ्यूचर एस्पिरेशन, है ना, दैट यू हैव अंडरस्टूड। अब चाइना का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है और सेल्फ इमेज है, वो चाइना की जो एंशिएंट लिटरेचर्स हैं उनसे क्लियर होता है, और उसमें कॉन्सेप्ट है मिडिल किंगडम। तो चाइना ये मानता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में डिवाइडेड है, एंड एवरी किंगडम इज डोमिनेटेड बाय वन डायनेस्टी। ठीक है, लेकिन इन पूरे किंगडम में एक मिडिल किंगडम है ना। ये जो पूरा वर्ल्ड है इसमें जो मल्टीपल किंगडम है, इसमें एक सेंट्रलाइज्ड मिडिल किंगडम है विच इज कंट्रोलिंग ऑल अदर किंगडम, एंड दिस किंगडम विल बी लेड बाय हान डायनेस्टी। ठीक है, तो इस, अब ये थिंकिंग क्या बताती है, जैसे इंडिया की ऐसी एंशिएंट थिंकिंग क्या है, विश्व गुरु, राइट। अगर आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो इंडिया है विश्व गुरु, समवेयर वो एंशिएंट थिंकिंग है इंडिया की, कि वी आर दी स्पिरिचुअल, वी आर दी सोल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो वहीं से इंडिया के आगे की एस्पिरेशन गाइड होती हैं। तो ऐसे ही चाइना में ये बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस मिडिल किंगडम आइडिया, चाइना, इसको जो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे उसे सिंड्रोम बोल देंगे, राइट। चाइना तो उसे फैक्ट मानता है, चाइना तो उसे लेजिटिमेट मानता है, बट वी एज एन इंडियन वी कैन से इट्स अ मिडिल किंगडम सिंड्रोम, कि चाइना ही मानता है वी आर सपोज टू रूल द वर्ल्ड। तो यस, चाइना इज फोकसिंग अपॉन यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एज पर दिस कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो चाइना डेफिनेटली वांट यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, याद रखना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। अब चाइना जब जब यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है, इसमें दो चीजें आती हैं, इज इट इवन पॉसिबल, इज इट इवन पॉसिबल इन टुडेज टाइम। भाई आज के टाइम में इंटरडिपेंडेंस इज देयर, है ना, कोई भी एक कंट्री क्या हर चीज कंट्रोल कर सकती है, पहले तो ये सवाल आता है। तो इंडिया ये मानता है
कि इन टुडेज टाइम यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज डिफिकल्ट टू अचीव. यू कैन बी अ मेजर पावर. तो दिस इज व्हाट इंडिया वांट फ्रॉम चाइना कि बिकम अ मेजर पावर, बिकम अ लीडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू ऑल्सो नीड टू एक्सेप्ट आवर स्पेस. वी आर ऑल्सो ग्रोइंग, डोंट ग्रो अग्रेसिवली, राइट. तो इंडिया की फिलॉसफी जो चाइना की तरफ है वो इसी चीज, इसी थिंकिंग से गाइड है ना. सिंपल एक वन लाइन में समराइज करूं, कोऑपरेट वेर एवर पॉसिबल, काउंटर वेर एवर नेसेसरी. है ना, दोबारा बोल रहा हूं, कोऑपरेट वेर एवर पॉसिबल, काउंटर वेर एवर नेसेसरी. ठीक है, ये समझ में आया. चलो, मिडिल किंगडम सिंड्रोम. अब एक बार बात करते हैं और एक दो और चीजों की जो यहाँ पे कुछ मिस हो गया होगा. देखिए, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, जो हमने बात करी इंडो पैसिफिक की, इसमें हर पावर का डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ अलाइनमेंट है विद चाइना. है ना, अभी मैंने जब आपको पढ़ाया तो मैंने इंडिया, एशियान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया सबको यूनिफॉर्म तरीके से पढ़ा दिया कि लार्जली हाउ दीज कंट्रीज आर ट्राइंग टू बैलेंस यूएस एंड चाइना इन द रीजन. है ना, बट जो लेवल ऑफ अलाइनमेंट एंड डिसअलाइनमेंट है चाइना वर्सेस चाइना विज़ यूएसए, वो डिफरेंट है हर कंट्री का. जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया दीस डेज इज मोर डिसअलाइन्ड विद चाइना, है ना, बिकॉज ऑफ देयर आर सम पॉलिटिकल चार्जेस इन द ऑस्ट्रेलिया दैट चाइना इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. तभी आपको दिखेगा कि क्वाड के साथ साथ यूएस ने ऑकस बनाया. ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, ये बात समझ के देखना. क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, और क्वाड का गोल क्या है यूएस का, आपको पता ही है. यूएस विल कीप ऑन पुशिंग द क्वाड ब्लॉक टुवर्ड्स द एंटी चाइना स्टैंड. दिस इज द गोल ऑफ द यूएसए. बट इंडिया और जापान यहां पे बैलेंस मेंटेन रखते हैं बिकॉज इंडिया एंड जापान हैव मच क्लोजर टाइज विद द चाइना. सबसे पहले अगर चाइना किसी पे अटैक करेगा तो शायद इंडिया और जापान ही होंगे. भाई, सी बॉर्डर मिलता है जापान से, ईस्ट चाइना सी, लैंड बॉर्डर मिलता है इंडिया से. तो दे आर मेंटेनिंग मच मोर क्लोज स्टैंड, मच मोर बैलेंस स्टैंड. बट व्हेन यू सी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा फार है चाइना से, एंड बिकॉज ऑफ दिस एलिगेशन काफी रियलिस्टिक ही है जितना न्यूज में था कि लाइक चाइना हैज इंटरवीन इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. उसकी डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया इज मोर अलाइन्ड विद द यूएसए. दैट इज व्हाई यू सी ऑकस. समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ऑकस में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके. तो इनको क्या लगा कि यार ज्यादा अग्रेसिव मिलिट्री स्टैंड क्वाड में तो नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ द इंडिया चाइना, इंडिया एंड जापान रेजिस्टेंस, है ना. वी कैन टेक मोर अग्रेसिव स्टैंड इन द ऑकस. दैट इज व्हाई यू विल सी ऑकस में मिलिटराइजेशन बहुत है. वन ऑफ द पिलर ऑफ द ऑकस वाज कि हम ऑस्ट्रेलिया को, यूके प्लस यूएस, ये मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड कर रहे हैं, एडवांस वेपन डेवलप करा रहे हैं. तो मच मोर अग्रेसिव वेपनाइजेशन इज देयर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज मोर अलाइन्ड टू द यूएसए इन द इंडो पैसिफिक. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग आर देयर. ठीक है, अब यहां पे आ गया जैसे अनदर अटेम्प्ट बाय द यूएसए इन दिस लाइन स्क्वाड. स्क्वाड में इंडिया हटके फिलीपाइंस है. अब फिलीपाइन हैज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना इन साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट, है ना. तो दैट इज वाई अब साउथ चाइना सी में जितने भी लोग हैं और जो यूएस के साथ ज्यादा लैंड है उनको यहां पे रख लिया यूएस ने. तो द सिंपल पॉइंट इज कि इतने ग्रुपिंग है क्यों? क्योंकि द लेवल ऑफ अलाइनमेंट एंड डिसअलाइनमेंट विद यूएस एंड चाइना वेरीज. अलाइनमेंट सबका है, डिसअलाइनमेंट सबका है, बट लेवल वेरी करते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक बात और रह गई बस यहां पे बताने के लिए. ईयू, है ना, किसी ने डाउट पूछा था ईयू क्या कर रहा है भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है, देखिए ईयू की स्टोरी कुछ ऐसे चलती है. वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 बोथ वर यूरोप सेंट्रिक, इजंट इट? बिल्कुल, जो हमारी टाइमलाइन थी उस पर वापस जाते हैं. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, राइट, वेयर द आईआर ओरिजिनेटेड and the sovereignty was recognized as one of the important principle because of which nation state came into being, है ना. तो अर्लीस्ट स्टेट कहां पे आए थे, अर्लीस्ट नेशन स्टेट कहां पे आए थे? यूरोप में. ठीक है ना. तो टिल वर्ल्ड वॉर 2
यूरोप हैज रियलाइज्ड द क्राइसिस दैट कम्स फ्रॉम अग्रेसिव सोवरेनिटी। ये लाइन याद रखना है ना। यूरोपियन कंट्रीज टिल वर्ल्ड वॉर टू दे हैव रियलाइज्ड दिस थिंग कि जो सोवरेनिटी है, जब ये सोवरेनिटी अग्रेसिव हो जाती है तो उसके नेगेटिव आउटकम क्या है। भाई 2 वर्ल्ड वॉर हुए यार यूरोप में, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका मेंटल साइकी क्या है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीपल ऑन द प्लैनेट आई वुड से, दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ पीस। ठीक है, दैट इज व्हाई टिल वर्ल्ड वॉर टू क्राइसिस हो गए यूरोप में, देयर वर लॉट ऑफ वॉर। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू यूरोप वाज नॉट डूइंग गुड। भाई ईस्टर्न यूरोप में अगर आप बात करेंगे, ईस्टर्न यूरोप वाज कम्युनिस्ट डोमिनेंट, राइट, वहां तो वैसे ही अंडर डेवलपमेंट था। वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिज्म था, बट ड्यूरिंग द 1930 ग्रेट डिप्रेशन, इवेंट सुना होगा आपने 1930 में ग्रेट डिप्रेशन, है ना, एंड देन फर्दर वॉर, दिस हैज लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी। तो 1945 के बाद यूरोप हैज रियलाइज्ड दिस थिंग कि यार एक तो इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा बहुत लड़ाई हो गई है, लेट्स कोऑपरेट ऑन मल्टीपल इश्यूज। तो यहां से आपको दिखेगा कि यूरोपियन यूनियन का ओरिजिनेशन स्टार्ट हुआ, कम्युनिटी बननी स्टार्ट हुई। पहले एक कोल ब्लॉक था, इन सब मैटर में कॉपरेट किया, धीरे धीरे कॉपरेशन एक्सटेंड करते चले गए। फिस्कल यूनियन, मॉनेटरी यूनियन, यूरोपियन यूनियन, शेंजन वीजा। तो टाइमलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप समझ लो ओवरऑल कि कॉपरेशन बढ़ता गया एंड देन यूरोपियन यूनियन आ गया। अब लेकिन गेम चेंज होगा, है ना। गेम चेंज कब होगा? ये जो एक तरफ लिबरलिज्म है, कॉपरेशन इज लिबरलिज्म, है ना, बेसिकली ईयू जिस लेवल का लिबरलिज्म वर्ल्ड कंट्रीज 1990 टू 2000 फॉलो कर रही थी, व्हेन यूएस बिकम द सोल पावर, यूरोप वाज फॉलोइंग द लिबरलिज्म इन 1960s 70s 80s एज वेल। ठीक है, बट अब लिबरलिज्म के नेगेटिव आउटकम आने शुरू हो गए। नेगेटिव आउटकम कैसे आने शुरू हो गए? भाई कोऑपरेशन किया, कोऑपरेशन से यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर निकल के आए, यूनिफॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी, यूनिफॉर्म फिस्कल पॉलिसी, इजंट इट? भाई जब आप कोऑपरेट करते हैं तो यही होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, सुनना जरा, है ना, आपकी फैमिली में 5 मेंबर है। जैसे मैं अपने आप को सोच लेता हूं, मी, माई वाइफ, माई सन एंड माई पेरेंट्स। ठीक है, सन इज लाइक वेरी स्मॉल राइट नाउ, बट लेट्स से व्हेन ही ग्रोज अप तो उसे तो खाना होगा पिज्जा, लेट्स से, ठीक है। मेरे जो पेरेंट्स होंगे उन्हें खाना होगा कुछ पर्टिकुलर, लाइक लेट्स से बिल्कुल ही सात्विक खाना टाइप, और मुझे कुछ खाना होगा मुगलाई टाइप, लेट्स से, एंड वी हैव टू गो आउट टुगेदर, वी हैव टू कोऑपरेट, वी हैव टू गो आउट फॉर लंच और डिनर टुगेदर। तो somebody else will compromise, isn't it? कोई तो करेगा कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ऐसी कोई जगह ढूंढ लेना, है ना, जहां पे सारी चीजें मिल जाए, इट विल बी डिफिकल्ट। फॉर एन एग्जांपल पर्पस आई एम सेइंग। तो अब यही यूरोप के साथ हुआ, दे स्टार्टेड कोऑपरेटिंग बिकॉज दे अंडरस्टूड भाई साथ में तो रहना है, वी हैव टू कोऑपरेट। दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, fiscal policy, monetary policy, and when economic crisis again came post 2008 के बाद लिबरलिज्म, मैंने आपको पीछे पॉइंट बोला था कि लिबरलिज्म का एक थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म था कि whenever the depression will come, whenever the economic crisis will come, it will spread to the world country, because आपने इंटीग्रेशन कर दिया है ना। तो हाई भी अगर हाई है तो लो भी बहुत लो होगा, है ना। और यूरोपियन कंट्री ने पोस्ट 2008 जब क्राइसिस फेस किया, तो ये जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर थे, ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो थे, दे स्टार्टेड शेकिंग अप। होता है ना ऐसा, जब आप बड़े हो जाते हो लाइफ में, यू वांट योर ओन फ्रीडम, इजंट इट? ठीक है, तो ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज के साथ हुआ कि यार हमें अब अपनी पॉलिसीज बनानी है। जर्मनी ने बोला हमें अपनी बनानी है। जर्मनी ऑल्दो वाज लीडिंग, बट जो स्मॉलर कंट्री थी, पिग्स कंट्री, आपको याद होगा पिग्स, ठीक है, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन, पिग्स क्राइसिस हुआ 2013 में, इट वाज डोमिनेटिंग। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है यार, हमें ना अपनी पॉलिसीज बनानी है, हमें फिस्कल स्पेस होना चाहिए, मॉनेटरी स्पेस होना चाहिए टू गाइड आवर ओन डोमेस्टिक इंटरेस्ट। ठीक है, इसके साथ साथ, इकोनॉमी के साथ साथ कल्चरल इश्यू भी आया। अब आप समझना, सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, है ना, सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट था
between the Christianity and Islam. Let's put it this way. It is very well, I'm not polarizing things, it is very well written by SP Huntington. ठीक है ना, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट था यूरोप में, ये सामने आने लग गया बिकॉज ऑफ द लिबरलिज्म. लिबरलिज्म की वजह से फ्री मूवमेंट हुआ. लॉट ऑफ डिफरेंट एथनिसिटी पीपल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स यूरोप. इमिग्रेंट आए और वहां से इमिग्रेंट क्राइसिस, स्पेशली जब अरब स्प्रिंग आया है ना, एंड पीपल फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स यूरोप. तो यूरोप में इमिग्रेंट आ गए बहुत सारे एंड डाइवर्सिटी बढ़ गई. एंड यूरोप वाज नेवर गुड इन हैंडलिंग डाइवर्सिटी. यूरोप अगर डाइवर्सिटी हैंडल करने में अच्छा होता तो यूरोप यूनाइटेड होता. ठीक है ना, जर्मन्स अलग हैं, फ्रेंच अलग हैं, स्पेनियर्ड अलग हैं, है ना. दे हैव टू क्रिएट डिफरेंट नेशन स्टेट टू एकोमोडेट द डाइवर्सिटी. इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिया, अगर आप देखोगे, इंडिया मेंटेन्ड ऑल दीज डाइवर्स सेक्शन विद इन वन नेशन. यूरोप वाज नेवर गुड इन हैंडलिंग द डाइवर्सिटी. ठीक है, तो व्हेन दीज इमिग्रेंट्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द EU सोसाइटी स्टार्टेड फेसिंग द क्राइसिस. एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. कहीं पे भी अगर इमिग्रेंट जाएगा ना, तो इमिग्रेंट लोकल लोगों के जो बिजनेसेस हैं उसको हैम्पर करेगा, क्योंकि इमिग्रेंट कम वेज पे काम करने को तैयार हो जाता है ना. उसे अपनी लाइफ में सर्वाइव करना है. आपको क्यों लगता है, yesterday I met one of my friend who was working in the US from last 10 years, स्कूल फ्रेंड है. तो आई रियलाइज दिस थिंग कि इमिग्रेंट की जो मेंटालिटी है, इमिग्रेंट का जो वे ऑफ लाइफ है, वो उसको एडवांटेजेस प्रूव करता है इन कॉन्ट्रास्ट टू द इंडिजिनस पीपल. लाइक ही वाज सेइंग कि इंडियंस हु वर इन द US, दे सेव अ लॉट, बट जो अमेरिकन मिडिल क्लास है, दे डोंट सेव, दे आर रनिंग ऑन क्रेडिट थिंग. ठीक है, तो अब इमिग्रेंट जो यहां पे आए इन द यूरोप, दे स्टार्टेड स्नैचिंग अप द जॉब्स ऑफ द यूरोपियंस. फिर वहां से कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी आए. आप पेरिस चले जाओ, आप फ्रांस जाओ, आपको दिखेगा वहां पे क्या डाइवर्सिटी है. ठीक है ना. तो बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड अ वेव अगेंस्ट लिबरलिज्म. एक तरफ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और एक तरफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. दो प्रॉब्लम समझाई मैंने आपको. इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से यूरोप में रिवर्स लिबरलिज्म स्टार्ट हो गया, है ना. इसको हर्षवी पंत साहब क्या बोलते हैं, रिवेंज ऑफ सोवरेनिटी. बहुत मस्त आर्टिकल है, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा. हर्षवी पंत साहब का है रिवेंज ऑफ सोवरेनिटी. तो वो क्या बोलते हैं कि EU was disregarding sovereignty after the World War II, है ना, for very long time. cooperation, liberal cooperation, है ना, but sovereignty कुछ सोच के बनाई गई थी. तो it was the revenge of sovereignty कि now you have to like deliberalize. वहां से क्या हुआ, Brexit, isn't it? Brexit is the prime example of this revenge of sovereignty कि भाई अब हम अपना अपना देखेंगे. ठीक है, समझ में आया. तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द EU राइट नाउ. अब EU इज ट्राइंग टू मेंटेन बैलेंस. EU एक तरीके से इतना स्ट्रांग भी नहीं रहा है. जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं वो अपने बायलैटरल रिलेशनशिप भी कल्टीवेट कर रही हैं, है ना. जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वहां भी प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं, बट इकोनॉमिकली दे आर स्ट्रगलिंग. और मेन प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन इज वेरी लो. तो दे डू नॉट एक्सरसाइज दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स दैट दे यूज्ड टू हैव. पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ना. ठीक है, चलो डन, खत्म, डन कहानी.